हेलो एवरीवन। अगर आप भी यूपी हायर की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही है। आज मैं आपको जॉर्ज रिट्जर की सोशलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड बुक से कुछ एमसीक्यूज करवाना चाहूँगी जो कि हर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करे हैं एमसीक्यू के, वो हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी तो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। तो और देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगस्त कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के अनुसार मानव बौद्धिक विकास का अंतिम और वैज्ञानिक चरण कौन सा है? थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, मॉडर्न स्टेज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. It's a human brain development theory which has been given the name Law of Three Stages by Auguste Comte. And पॉजिटिविस्ट स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं, ना कि सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास का सिद्धांत किस अवधारणा से सबसे अधिक प्रभावित था जिसने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर जोर दिया? डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, सोशल डार्विनिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो करेक्ट आंसर है सोशल डार्विनिज्म, क्योंकि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कार्ल मार्क्स ने दिया है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म मीड का है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन बी सोशल डार्विनिज्म इज द करेक्ट आंसर। उनका यही तर्क था कि बाहरी हस्तक्षेप को छोड़ देना चाहिए और समाज और संस्थाएं सकारात्मक रूप से हेल्प करती हैं। क्वेश्चन 3, इमाइल डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य की 2 परिभाषित विशेषताएं क्या है? तो दुर्किम ने अपने थ्योरी में यही तर्क दिया कि सोशल फैक्ट्स जो है वो व्यक्ति के एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं और व्यक्ति पर एक तरह का दबाव बनाते हैं जिससे वो सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स है, जो भी वैल्यूज़ है उसको छोड़े ना, उसको फॉलो करे। तो करेक्ट ऑप्शन इज पी एक्सटर्नल एंड कोर्सिव। दुर्किम की और भी बहुत सारी थ्योरी है, सुसाइड है और डिवीजन ऑफ लेबर है, पर सोशल फैक्ट्स थोड़ी सी समझने वाली थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पद्धति जो हीगल के द्वंद्ववाद और फ्यूअरबैक के भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म को जोड़ती है, क्या कहलाती है? मार्क्स ने हीगल के विचारों के द्वंद्ववाद को खारिज कर दिया और इसे भौतिक दुनिया पर लागू किया। यह दृष्टिकोण मानता है कि भौतिक और आर्थिक कारक ही ऐतिहासिक परिवर्तन और संघर्ष का मुख्य कारण है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इज द करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स बहुत ही रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट थे अपने टाइम में और उन्होंने दास कैपिटल जैसी बुक्स को लिखा है, तो इनकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर पे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन के व्यक्तिपरक अर्थ को समझने के लिए किस पद्धतिगत उपकरण का प्रस्ताव रखा? पॉजिटिविज्म, वस्तुहीन, सोशल सर्वे, एथनोग्राफी। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है मैक्स वेबर पे, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है वर्स्टीन, जिसका मीनिंग होता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। तो वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक क्रिया के उस अर्थ को समझना है जो कर्ता यानी एक्टर अपने कार्यों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज सिमेल के अनुसार जब 2 व्यक्तियों का समूह डायड 3 व्यक्तियों के समूह ट्रायड में बदल जाता है तो क्या मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नई भूमिकाएं जैसे मध्यस्थ संभव हो जाती है। तो तीसरे व्यक्ति के आने से समूह की संरचना जो है वो बदल जाती है और तीसरा व्यक्ति हमेशा मीडिएटर बन सकता है।
ये फूट डालो और राज करो की स्थिति पैदा कर सकता है, जो केवल दो लोगों में संभव नहीं थी। दो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट थर्ड पर्सन आकर के पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट मर्टन पर। संरचनात्मक प्रकारवाद में रॉबर्ट मर्टन ने उन परिणामों को क्या नाम दिया जो न तो इच्छित होते हैं और ना ही पहचाने जाते हैं। तो मर्टन की बहुत सारी थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो ऑप्शन जो बी है इज द करेक्ट ऑप्शन, लेटेंट फंक्शन, जो कि कहता है कि जो जानबूझकर किए जाते हैं जो कार्य, और अव्यक्त प्रकार वो होते हैं जो अनजाने में होते हैं और अक्सर छिपे हुए, तो इसके परिणाम जो भी होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, राल्फ डेरेनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत संपत्ति का स्वामित्व नहीं बल्कि क्या है। तो डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स आर बेसिकली बिलोंग्स टू दी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। सो ऑप्शन बी है सत्ता का असमान वितरण, इन्होंने अथॉरिटी पे काम करा है। तो डेरेनडॉर्फ ने तर्क दिया कि आधुनिक संगठनों में सत्ता के वितरण के कारण होता है, कुछ लोग आदेश देते हैं और बाकी लोग आदेश को मानते हैं। तो अथॉरिटी इज द मेन कोर ऑफ हिज थ्योरी, और मार्क्स की थ्योरी तो इकोनॉमिक पर पूरी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि आधुनिक पूंजीवाद में संस्कृति उद्योग यानी कल्चर इंडस्ट्री का क्या कार्य है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप चाहे तो उसको एक नोट में बना करके उसको सारे थिंकर्स के नाम लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देता है, जो कल्चर इंडस्ट्री है जनसंख्या को नियंत्रित और निश्चित करता है। क्रिटिकल थ्योरिस्ट का मानना था कि फिल्म, मीडिया और संगीत जैसा संस्कृति उद्योग लोगों की एक तरह से भावनाएं हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जीएच मीड के अनुसार सेल्फ किन दो चरणों की सामाजिक प्रक्रिया है। इड और ईगो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई और मी यानी मैं और मुझे, नेचर और नर्चर। तो मीड की थ्योरी आई और मी, आई यानी कि मैं, व्यक्ति की तत्काल रचनात्मक प्रतिक्रिया, जबकि मी मुझे समाज के नियमों और दृष्टिकोणों का आंतरिक रूप, इन दोनों के संवाद से ही सेल्फ बनता है। तो मीड की थ्योरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मानिए। नेक्स्ट है हेरोल्ड गारफिंकल द्वारा स्थापित निर्वंश विज्ञान एथनोमेट्रोलॉजी का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो प्राचीन जनजातियों का इतिहास, मैक्रो लेवल सामाजिक संरचनाएं, आम लोगों द्वारा रोजमर्रा की दुनिया को समझने के तरीके, सांख्यिकी डेटा का विश्लेषण। तो ऑप्शन सी, आम लोगों द्वारा रोजमर्रा की दुनिया को समझने के तरीके। ये अध्ययन करता है कैसे आम लोग अपनी सामान्य समझ और व्यवहारिक तर्क का उपयोग करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो हेरोल्ड गारफिंकल इज़ फेमस फॉर हिज थ्योरी एथनोमेट्रोलॉजी, जहाँ पे डेली लाइफ के बारे में वो देखते हैं, बेसिकली सिंबॉलिक, ये माइक्रो लेवल ऑफ थ्योरी में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरे बोर्दो के अकॉर्डिंग हैबिटस का क्या अर्थ है। तो बोर्दियो की थ्योरी कहती है कि मानसिक संरचनाएं, स्वभाव जो व्यवहार को निर्देशित करते हैं वो हैबिटस है। तो हैबिटस में वे स्वभाव हैं जो हम सामाजिकरण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, यानी सोशलाइजेशन में हमें जो भी सिखाया जाता है हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीकों को तय करता है, बिना इसके कि हम सचेत रूप से नियमों का पालन कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिक स्थिति को किसके प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित किया। तो ये ग्रैंड नैरेटिव से रिलेटेड है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी हैं तो उन्होंने ग्रैंड नैरेटिव्स की बात करी है, जैसे मार्क्सवाद या विज्ञान की प्रगति की कहानी को खारिज करते हैं और जो इतिहास और समाज की सार्वभौमिक व्याख्या करने का दावा करते हैं। तो
पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स में भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिनको आपको एक जगह सारे नाम को नोट डाउन करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये जितने भी थ्योरी थे जो मेन वो थे क्लासिकल, जैसे कॉम्ट के 3 स्टेजेस, मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दुर्किम का सोशल फैक्ट, वेबर का वर्स्टहीन। मॉडर्न में मर्टन, गैरेंडॉफ, मीड, गारफिंकल, दे आर द मेन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स। एंड कंटेम्प्रेरी की बात करूँ तो बोर्डिये, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बेस्ड थे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो मैं और वीडियोस आपके लिए फ्रेम करूँगी। थैंक यू।